हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लिए तो समझ लीजिए केमिस्ट्री में 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके 6 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता 55.56 मोल होती है। ठीक है, कभी कभी ये सिर्फ 55.5 मोल होता है या फिर 55.56 मोल होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये याद रखना है कि 55.5 या 55.56 जो भी आएगा वो अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता होती है। क्लियर? पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। ठीक है, कौन सा जलीय विलयन है जो सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है? सर्वाधिक का मतलब हो जाएगा सबसे अधिक। तो यहाँ पर ग्लूकोज, यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट 4 ऑप्शन है। इसमें से सोडियम सल्फेट का जो होता है क्वथनांक वो सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सोडियम सल्फेट का क्वथनांक सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म है मतलब कौन है? तो परासरण दाब जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य का मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तब आपको पृष्ठ तनाव बताना है, श्यानता बताना है, प्रकाशिक सक्रियता बताना है। ठीक है, तब यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा है, तब आप बताओगे परासरण दाब है, नहीं है तब ये आप तीनों बता सकते हो जो भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? तब आप लोग इसका बताएंगे। फिलहाल मैंने टिक लगा दिया है तो आप समझ लीजिए जो पृष्ठ तनाव है ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, बाकी परासरण दाब हो गया, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ये तीनों होते हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, मतलब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस चीज पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर और विलयन के ताप पर। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 मिलता है इन सभी पर। तो आपको यहाँ पर इन सभी पर टिक करना होता है। किस पर? इन सभी पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किन पर निर्भर करता है? तो आप बताएंगे इन सभी पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन। दिया गया विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई कौन सी है इसमें? तो यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स जो है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, मतलब अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन से हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य या फिर विद्युत अपघट्य। तो आप बताएंगे जिनके अच्छे चालकत्व होते हैं वे प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। कौन से? प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है,
इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित कौन सी धातु नहीं कर सकती, तो आप बताएंगे Cu। कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl से H2 को विस्थापित नहीं कर सकती। उसके बाद में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्षार धातुओं A, B, C और D के मानक अपचयन विभव क्रमशः इस प्रकार हैं। यानी कि यहाँ पर दिया गया है माइनस का 3.06 और माइनस का 1.3 यानी 63 और माइनस का 0.40 इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो माइनस में होता है वो सबसे ज़्यादा अपचायक होता है, जो सबसे ज़्यादा प्लस में होगा वो सबसे कम अपचायक होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सबसे प्रबल अपचायक कौन है, यानी सबसे ज़्यादा अपचायक कौन है, जो सबसे कम माइनस वाला है। तो माइनस वाला ये है, तो हम माइनस ए वाला लगा देंगे आंसर। ठीक है, ए मतलब पहला वाला ही सबसे ज़्यादा अपचायक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपको यहाँ पर बताना है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने कई बार करवाया है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में संबंध। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में संबंध T1/2 बराबर 0.693 अपॉन K होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन K। ठीक है, तो ये हो जाएगा शून्य कोट की अभिक्रिया यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया और वेग स्थिरांक में संबंध। ठीक है, उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने कल भी आपको करवाया था। यानी कि अभिक्रिया 2H2O गिव्स आउट 2H2O प्लस O2 के लिए क्या हो जाएगा, R बराबर KH2O2 है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है, तो आप बताएंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार इसको करवाया है। उसके बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो ये क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से नेस्लर अभिकर्मक है। नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है, K2HgI4 प्लस KOH, ये नेस्लर अभिकर्मक होता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी है, तो क्लोरीन की होती है, Cl की। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे रेडियो एक्टिव खनिज या फिर मोनाजाइट सैंड। क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव खनिज होता है या फिर मोनाजाइट सैंड होता है। क्लियर हो गया, तो हीलियम का मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि रेडियो एक्टिव खनिज जो होते हैं वो हीलियम के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार यह पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सी है। कभी कभी पूछता है सबसे अधिक क्रियाशील गैस, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सी है। तब आप जिनान बताएंगे Xe। ठीक है, क्या होती है, Xe को हम जिनान बोलते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो Xe होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से लैंथेनाइड तत्व है। लैंथेनाइड तत्व और एक्टेनाइड तत्व, इनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी में जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड तत्व कौन सा है, तो Ce जो होता है ये लैंथेनाइड तत्व होता है। यहाँ से 2 लैंथेनाइड तत्व पूछे जाते हैं, 2 एक्टेनाइड तत्व पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद करना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है। ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको बताना है एल्कोहल के
यानी पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? तो अल्कोहल की पहचान के लिए कौन प्रयुक्त होता है? ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है। उसके बाद में लास्ट सेकंड क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आइडोफार्म नहीं बनता है? यानी कि I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आइडोफार्म नहीं बनता है? एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर मेथेनॉल जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, यानी आइडोफार्म नहीं बनता है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? फेहलिंग विलयन क्या होता है मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, कल की वन शॉट वीडियो केमिस्ट्री की मिलेगी, उसको देख लीजिए, वहाँ पे मैंने विस्तार से करवाया है। ठीक है। तो कौन सा फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? तो आप बताएंगे CH3COOH। अब CH3COOH को हम क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट में बताना है, इसको क्या कहते हैं CH3COOH को। ठीक है। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन कर पाए हो। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से कवर कर लिए हैं और ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, गारंटी है इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।